महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग हिंसक रूप ले चुकी है। आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घर जला दिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पिछले 11 दिनों में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मराठा समुदाय ने अपने अपने गांव में नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में हिंसा देखी गई है। पुणे, अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बीड़ और माजलगांव के बाद मंगलवार को जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में भी आग लगा दी गई और इससे पहले उमरगा कस्बे के नजदीक तुरोरी गांव में भी सोमवार देर रात आगजनी देखी गई है। तुरोरी में प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक डिपो की बस में आग लगा दी। आरक्षण आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित बीड़ शहर के बाद उस्मानाबाद में भी प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा है। बीड़ में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। जालना शहर में पिछले कुछ घंटों में 3 लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश भी की। पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन यहां चल रहा है। मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती कही जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ सवाल हैं इस चुनौती से जुड़े हुए जो कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के सामने हैं। ये सवाल क्या है, आइए एक नज़र डालते हैं आज के सवालों पर कि क्या मराठा आरक्षण आंदोलन में जो हिंसा हुई है इसका कसूरवार किसे ठहराया जा सकता है। क्या मराठा नेतृत्व आंदोलन को सही दिशा में ले जा रहा है। एक सवाल ये भी किया जा सकता है, क्या उद्धव ठाकरे ने हिंसा के बीच गलत बयानबाजी की है। कुछ आलोचक ये भी कह रहे हैं कि हिंसा को देखते हुए संयम बरतने की अपील की जानी चाहिए और किसी भी तरह के भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए। एक सवाल ये कि क्या मराठा आरक्षण की जो चुनौती है वो जाति जनगणना से हल हो सकती है, जैसा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बार बार इसकी पैरवी करते रहे हैं और बिहार में ये हो चुका है। क्या डबल इंजन की सरकार जो महाराष्ट्र में बताई जाती है ये मराठा समुदाय को न्याय नहीं दे सकी है या नहीं दे पा रही है, या फिर चुनौतियां उसके लिए बहुत ज़्यादा जटिल हैं। समझेंगे इन सभी सवालों को। हमारे साथ विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। पुणे से वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ नांदेड़ से जुड़ चुके हैं अभय कुमार डांगे जी हैं जो कि प्रजावाणी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और विवेक सर, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ कि इस वक्त महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से आगजनी की तस्वीरें आई हैं और विधायकों के घर फूके गए हैं, एनसीपी के दोनों ये संयोगवश ये विधायक थे, एक अजीत गुट का, एक शरद पवार गुट का कहा जा रहा है, लेकिन पूरी की पूरी स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं। आपका आकलन क्या है। बड़ी सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, शिंदे सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, वादे बहुत ज़्यादा किए गए लेकिन उसे पूरा कैसे किया जाए, संवैधानिक चुनौतियाँ भी सामने हैं। विवेक सर। जी, सबसे पहले तो मैं पुणे से नहीं नागपुर से ज्वाइन हुआ हूँ। जी, माफ कीजिएगा। जी जी, तो जहाँ तक ये मराठा आरक्षण से जुड़ा जो भी एजिटेशन है उसका सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में आने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार बीजेपी और शिवसेना का जो सरकार है, मतलब जो शिवसेना है ना, अपने एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है वही जिम्मेदार है, क्योंकि ये सारी बातें जो है ये उनसे ही शुरू हुई थी। वो जिस तरह की प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे, वो देखिए धनगर कम्युनिटी को भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे। धनगर कम्युनिटी को भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है और वो भी एजिटेटेड है। तो आप इस तरह की रिजर्वेशन जब इस तरह के प्रॉमिसेस जब देते हैं तो आपने इस बात की पड़ताल पूरी तरह से कर लेनी चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है। आप अभी आज कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, इससे पहले फडणवीस भी कह रहे थे कि हमने तो पूरी तरह से कोशिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आगे नहीं बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन का कोटा नहीं जा सकता है, इसलिए मराठा रिजर्वेशन रद्द कर दिया गया। तो हमारी तरफ से कोशिश नहीं हुई। अपोजिशन ये कहता है कि आपने मराठा रिजर्वेशन की पैरवी ठीक से नहीं की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस फेल हुआ। तो ये एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है। मगर फडणवीस सरकार ने सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में मराठाओं को रिजर्वेशन दिया था
लेकिन जरंगे पाटिल जो है वो कहते हैं कि वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको अलग से ही रिजर्वेशन चाहिए और जितने भी मराठा है उनको सबको कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए। अभी कुणबी जो होता है वो एक तरह से कास्ट है जो किसानों से जुड़ी है, मतलब जो किसानी खेती करते हैं उनको कुणबी कहते हैं, ऐसा उनका एक डेफिनेशन है जी। अब बहुत सालों पहले, बहुत दशकों पहले विदर्भ के कुणबी लोगों को, मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया गया। उस समय केंद्र में जो एक कृषि मंत्री थे पंजाब राव देशमुख, उनके एक इनिशिएटिव से बात हुई थी और मेरे ख्याल से जो एक सेंट्रल महाराष्ट्र है, खानदेश वाला प्रदेश है, वहाँ पर भी और कोंकण में भी शायद इस तरह के सर्टिफिकेट उसी समय दिए गए थे। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र वगैरह जो है, वहाँ के जो मराठा है वो इस सर्टिफिकेट से वंचित रहे। अब ये सर्टिफिकेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप कुणबी सर्टिफिकेट आपके पास रहे तो आपको ओबीसी कोटा में रिजर्वेशन मिल जाता है। अब पहले कुछ कुणबियों को, कुछ मराठाओं को तो कुणबी सर्टिफिकेट मिल ही चुका है, उसको काफी दशक हो गए। अब बचे जो है उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। अब आप अगर मराठवाड़ा की, पश्चिम महाराष्ट्र में ठीक है, पश्चिम महाराष्ट्र की जो मराठा है वो काफी सधन है, मतलब वो उनके पास अच्छी खेती बाड़ी करते हैं और अच्छी फसल उनको आती है। वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, शुगर केन का प्रोडक्शन है। वहाँ के जो किसान है वो रिलेटिवली बाकी महाराष्ट्र के किसानों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी अच्छा मिलता है। लेकिन जो मराठवाड़ा में मराठा लोग है वो देखिए बहुत ही गरीब स्थिति में है, क्योंकि मराठा ये वैसे ही एक ड्रॉट प्रोन एरिया है और सालों साल वहाँ पर बारिश नहीं होती है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो खेती के लिए कहाँ से मिलेगा, इस तरह की स्थिति है। क्रॉप फेलियर्स रिपीटेडली होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि विदर्भ के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं होती है वो मराठवाड़ा में होती है। तो वहाँ के जो मराठा है वो सही मायनों में बहुत गरीब है, मतलब वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो है ही। अब ये सोशली बैकवर्ड है क्या, ये एक डिबेटेबल इशू है, इसके ऊपर काफी डिबेट हो चुका है, लेकिन उसमें भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन दिया गया। उनका ऐसा कहना है कि हमको ओबीसी कैटेगरी में कुणबी सर्टिफिकेट मिल जाए तो ओबीसी कैटेगरी में मिल सकता है। लेकिन सरकार के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो ओबीसी कोटा है उसमें से अगर वो इनको रिजर्वेशन अलॉट करते हैं तो ओबीसी नाराज हो जाएंगे। उसी के चलते उन्होंने अब बीजेपी जो है वो इस दुविधा में पड़ गई कि अभी ओबीसी को नाराज करे या मराठों को नाराज करे जी। तो वो भी उनके लिए बहुत ही कैच 22 वाली सिचुएशन बन गई है और उसमें से कैसे बाहर आना है। अब सरकार तो उद्धव ठाकरे की चल रही थी, आपने उसको गिरा दिया, आपने वो सरकार गिराकर आपकी सरकार बनाई। अब जो प्रश्न आपके सामने आया है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। आपने आफत जो है वो खुद ही इनवाइट की है, तो आप झेलिए, अब इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो कुल मिलाकर अपने ही पापों के फल जो है वो अभी भुगत रहे हैं। इस तरह की स्थिति आज के महाराष्ट्र की जो सरकार के में बैठे लोग हैं उनके लिए बनी है, उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, वो किसी को दोष नहीं दे सकते, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ जगहों पर हमारे साथ अभय कुमार दानगे जी भी जुड़े हुए हैं नांदेड़ से। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगस्त से ये आंदोलन चल रहा है, बीच में ऐसा लगा कि शायद ये जो आंदोलन है ये इतना उग्र नहीं होगा और बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक आप इसे कैसे देखते हैं कि हिंसा की एंट्री हो गई है और नेतृत्व को भी जो है कसूरवार, मैं कुछ जगह पे देख पड़ रही थी, वहाँ पर देखा जा रहा था कि नेतृत्व को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आरक्षण आंदोलन जो है वो हिंसा के रास्ते को ना अपनाए और अहिंसक होकर अपना आंदोलन आगे बढ़ाए, क्योंकि ये कोई ताज़ा नया आंदोलन तो है नहीं, इसको तो दशकों हो चुके हैं। अभय कुमार जी, इसके अंदर मराठवाड़ा के जो जालना में जरांगे पाटिल उपोषण को जो बैठे हैं जी, उनका कहना है कि अहिंसा का मार्ग मत चुनो, आप हिंसा मत कीजिए, विदाउट हिंसा आप अपनी मांगे रखिए और वो शासन की तरफ से मंजूर करा के लीजिए। उनके आवाज के मुताबिक अगर समझो मराठा समाज उसका पालन करता है तो मराठवाड़ा में जो हिंसा फैली हुई है वो मुझे लगता है वो कम हो जाएगी। और कल जो है बीड़ जिले के अंदर दो एमएलए का घर फूंका गया, उसके बाद में जो है बीड़ का एनसीपी का ऑफिस जलाया गया, उसके बाद में जो बीड़ में ही जो नगर परिषद का जो कार्यालय है वहां पर भी हिंसा की गई जी। इवन इतना ही नहीं, मराठवाड़ा के 2 जिले के अंदर
जो कि धाराशिव और बीड़, यहाँ पर आज कर्फ्यू लगाया गया है और मराठवाड़ा की जो परिस्थिति है वो आज गंभीर है। जी, आपने कहा कि गंभीर है और आपने साथ में ये भी जोड़ा है कि जो नेतृत्व कर रहे मनोज जारांगे, उन्होंने कहा है कि हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन अभय कुमार जी, जो मेरे पास जानकारी है 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, माफ कीजिएगा अगर 13 है या 11 लोगों ने आत्महत्या की है, और पिछले कुछ घंटों में 2 से 3 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश भी कर ली है। तो आखिर इतनी ज्यादा निराशा, आंदोलनकारी कह लीजिए, प्रदर्शनकारी कह लीजिए, इतनी ज्यादा निराशा क्यों देखने को मिल रही है जो लोग आंदोलन से जुड़े हैं? हाँ जी, देखिए, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा जो भाग है वो बहुत सूखा एरिया है। यहाँ पर किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा होती है। यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से किसान जो है वो अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। मराठा समाज ये अगर महाराष्ट्र के अंदर एक अमीर समाज बोलकर भी माना जाता है, लेकिन मराठवाड़ा के जो मराठा बांधव है उनकी आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी होनी चाहिए। इसलिए वो लोगों की जो डिमांड है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी डिमांड मराठवाड़ा में ज्यादा हो रही है। और यहाँ का जो मराठा समाज है वो पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा समाज के तुलना में पिछड़ा हुआ है, इसलिए वो ये मांग को बार बार उठा रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं जब इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कह देता है कि वो एक गिलास पानी भी नहीं पिएगा और भूख हड़ताल करेगा, और इस तरह से सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश होती है, तो अपने नेता को देखकर भी इस तरह के जो है कदम जो है, अप्रत्याशित कदम जो है उठा लिए जाते हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से, या फिर जो आंदोलन से जुड़े युवा लोग हैं वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में जो दायित्व बनता है वो पूरा दायित्व जो है नेतृत्व पर बनता है। अभय कुमार जी, तो आप कहेंगे कि नेतृत्व जो है यहाँ पर असफल हो गया, इतनी तादाद में लोगों ने खुदकुशी कर ली? देखिए, यहाँ पर के मराठवाड़ा के जो नेता लोग हैं उसका इसके अंदर भी बहुत दोष है, ऐसा मराठा समाज का कहना है। क्योंकि मराठा समाज के जितने भी युवा वर्ग है उन्होंने मराठवाड़ा के गांव-गांव के ऊपर, हर बस्ती में उनको गांव बंदी का एक आंदोलन छेड़ दिया था। इसका मतलब कोई भी आमदार, कोई भी खासदार गांव में ना आ सके, इस तरह का नियोजन करके उनके गाड़ी के ऊपर पथराव, उनके घर के ऊपर पथराव, ऐसा आक्रोश देखा गया, जिसकी वजह से मराठा समाज जो है वो मराठवाड़ा के नेता लोगों को भी बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है। और उसी की वजह से मराठवाड़ा के हिंगोली के जो खासदार है हेमंत पाटिल, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन 2 दिन पहले ही दे दिया है। उसके बाद में कल परभनी के आमदार है कांग्रेस से जो है, उन्होंने भी अपना रिजाइन कर दिया है, क्योंकि मराठवाड़ा के लोगों का कहना है कि उनके जो नेता है वो उन पर प्रेशर नहीं बनाए पाते हैं, उसकी वजह से उनका आरक्षण मिलने में दिक्कत आ रही है। जी, विवेक सर, आप कैसे देखते हैं जब गांव में आने से मना कर दिया जाता है, पत्थर बरसाए जाते हैं नेताओं के वाहनों पर, या फिर उनके घरों को आग लगा दिया जाता है, तो ये किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप देख पा रहे हैं? जो मराठा आंदोलन की जो ये छवि है वो किस तरह की आप देख पा रहे हैं? बहुत गरीबी है जी, बहुत गरीबी है, लेकिन जिस तरह से युवाओं ने सुसाइड किया है, 13 लोग कम नहीं होते, और पिछले कुछ घंटों में ही 3 लोगों ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। विवेक सर, ये बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है, और जो मौजूदा सरकार है, अगस्त से अक्टूबर ये भी महीना खत्म हो गया है, क्या इस संवेदनशील मसले को ज़्यादा गंभीरता से हैंडल नहीं किया गया, या फिर ये जो अभी सामने हम तस्वीर देख पा रहे हैं इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी? जी, नहीं, सही है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और जिस तरह से पहली बार हम इस पूरे पिछले 6-7 सालों से ये एजिटेशन चल रहा है, और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेशन चलते हुए हमने देखा है। और पिछले कुछ दिनों से पहली बार ऐसा हमें दिख रहा है कि इस एजिटेशन में वायलेंस भी देखने को मिल रहा है। तो वो बहुत ही अपने आप में चिंता है, और एक बार वायलेंस शुरू हो जाए तो उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही जरंगी पाटिल कितना भी अपील कर ले, अगर भावनाएं जो है अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस तरह की बातें होना बहुत ही लाजमी होती ही है, जो होनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा है कि जहाँ तक मराठा रिजर्वेशन का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने इसका पॉलिटिक्स किया है,
और बीजेपी शिवसेना की सरकार है, पॉलिटिक्स किया है, वो चाहते थे कि मराठाओं का सपोर्ट उनको मिले और इसलिए फिर इस तरह के प्रॉमिसेस दिए जाते हैं। लेकिन जब वो आप प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकते, उस वचन को आप निभा नहीं सकते, तब आप इस तरह की अप्रत्याशित स्थिति को जन्म देते हैं, आप खुद ही उसके जिम्मेदार हैं। तो अब जो वायलेंस हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, क्या किया जाए? आप देखिए, ऐसा अगर बहुत आसान होता है इनके लिए रिजर्वेशन देना तो दे भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो बात मानी नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि एक सीलिंग है कोटा पर, तो उसके ऊपर किस तरह से बात की जाए? अब बीजेपी इसके बारे में कितना सोच रही है, क्या सोच रही है, हमें पता नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे में टटोल रही है, इस तरह का चित्र दिख रहा है। उल्टा ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो विदर्भ में एक ओबीसी जागर यात्रा निकाल ली, मतलब वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ओबीसी जो है उनकी तरफ हो जाए, मतलब मराठा अगर ओबीसी के कोटा से रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ओबीसी कोटा में रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो ओबीसी जो है वो नाराज हो जाएंगे। वो हुए हैं, मतलब खुद सरकार के मंत्री जो है छगन भुजबल, उन्होंने कहा है, और ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन तायवाड़े, उन्होंने कहा है कि हम मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे कोटा में से उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। ये स्पष्ट ओबीसीओ की तरफ से स्पष्ट ये बात आई है। बीजेपी के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, खुद ओबीसी है, चंद्रशेखर बावनकुले। और पिछले बार तो ऐसा है कि विदर्भ में जो 2014 में बीजेपी को 62 में से 44 सीटें मिली थी विदर्भ महाराष्ट्र असेंबली में, वो घटकर 2019 में वो 34 पे आ गई, 29 पे आ गई। वो इसलिए एक कारण ये भी माना जाता है कि जो चंद्रशेखर बावनकुले जो है उनको टिकट नहीं दिया गया था नागपुर से, उनको लिस्ट में से वो बाहर हो गए थे। वो भी एक कारण। तो तेली कम्युनिटी से वो आते हैं, तो तेली कम्युनिटी ने जो हमेशा ही बीजेपी के साथ जाने वाली कम्युनिटी है ज्यादातर, वो बीजेपी के खिलाफ चली गई। तो ओबीसी को नाराज करना ये भी बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि बीजेपी का पूरा जो दारोमदार है बीजेपी की राजनीति का आज पूरे देश में ओबीसी की बदौलत है। तो अब अगर आप इधर से ओबीसी जागर यात्रा निकालेंगे तो मराठा तो बिल्कुल वो तो भड़केंगे ही। मतलब आप क्या करना चाहते हैं? मराठा एजिटेशन का फायदा आप ओबीसी का सपोर्ट लेने के लिए करना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स की भी लिमिट होती है, आप कहां तक पॉलिटिक्स करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि अभी मराठाओं को शायद ये समझ में आ रहा है, जो आंदोलनकारी है उनको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अब फिर से कमेटी एस्टेब्लिश की है, रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। कितनी सारी कमेटियां हो गई, सबके रिकमेंडेशंस हो गए। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन है, उसको किस तरह से लड़ा जाए ये समिति बताएगी। अजीत पवार सरकार है, उसके सामने एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो सामने आ गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या जो डबल इंजन की सरकार है वो मराठा समुदाय को न्याय देने में असफल रही है, क्योंकि आंदोलन जो है कोई नया आंदोलन नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है। हर सरकार जो है इसको समर्थन देती आई, हर दल जो है वो इसको समर्थन देती आई है। अभय कुमार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातिगत जनगणना की बात होती है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और महाराष्ट्र कहीं ना कहीं इस सब के बीच में जो है एक केंद्रीय भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, ऐसे में इस प्रदेश का मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में जाते हुए देखना, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी राजनीतिक साजिश की बात भी कही जा रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए? क्या ओबीसी और मराठा इन समुदायों को बांटने की कोशिश? देखिए, महाराष्ट्र में 48 जगह है लोकसभा की। आने वाले चुनाव के अंदर अगर समझो बीजेपी को कुछ अगर दाग लगाना है, तो अभी जो मुद्दा उपस्थित हुआ है मराठा आंदोलन का, ये मुद्दा उनको महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद रहेगा। किनको? अपोजिशन वालों को, क्योंकि इसके अंदर जो है अभी तक महाराष्ट्र से, इवन मराठवाड़ा से जो है 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं विलासरावजी देशमुख और अशोक चव्हाण, जो कि मराठवाड़ा से बिलोंग करते हैं। अगर सही देखा जाए तो ये सुप्रीम पोस्ट पर ये लोग बैठे थे, फिर इनको ये मराठा आरक्षण देना क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि उनको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये मराठा आरक्षण का जो पिटीशन है वो टिक नहीं पाएगा।
क्योंकि अभी क्यूरेटिव पिटिशन जो दाखिल हुआ है उसके अंदर भी, जैसा कि इसके अंदर के जो लॉ के जो लोग हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनका भी कहना है कि क्यूरेटिव पिटिशन भी महाराष्ट्र शासन के उनके पॉजिटिव में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक एससी को 13% आरक्षण है, ओबीसी को 19% आरक्षण है, एसटी को 7% आरक्षण है और विजय और एनटी को मिलकर 11% आरक्षण है। ओबीसी को जो 19% आरक्षण है उसके अंदर ऑलरेडी 345 कास्ट आते हैं, मींस 345 कास्ट को ओबीसी का आरक्षण दिया है। अब उसके ऊपर अगर आरक्षण बढ़ाना है तो वो घटना के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा लॉ से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका कहना है जी। और दूसरी बात देखिए, मराठा समाज के जो है वो बहुत सारे लोग, जजेस भी है, एडवोकेट्स भी है, नेता लोग भी है, उनको भी मालूम है कि ये किस तरह से आरक्षण या किस तरह से आरक्षण नहीं मिल सकता है। एक मेरी राय ऐसी है कि वो लोगों को सामने आकर कहना चाहिए कि मराठा आंदोलन जो है वो मराठा आंदोलन जालने मींस ऐसा इस तरह से कर जो आरक्षण है वो मिल पाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जो वे आउट निकलेगा उससे मिल पाएगा, ये सोच समझकर वो अगर समझो मराठा समाज को आह्वान अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है या इसमें से कुछ वे आउट निकल सकता है। लेकिन अगर राजकारण की दिशा से अगर देखें तो इसके अंदर से मुझे तो नहीं लगता कि कुछ आउटपुट निकल पाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि शायद उन लोगों को जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है वो नहीं चाहेंगे कि ये जो आंदोलन है और जो मौजूदा वक्त में हिंसक भी नज़र आ रहा है ये जल्दी शांत हो सके। विवेक सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि महाराष्ट्र पर सबकी नज़र है, खास करके लोकसभा चुनाव को देखते हुए जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, उनकी नज़र है। जब यहाँ पर मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो जाता है तो, और जो ओबीसी की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो इसका क्या असर पूरे देश में देखने को मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस माना जाएगा, बल्कि इसका असर तो पूरे भारत में देखने को मिलेगा। और जो ओबीसी कैटेगरी को लुभाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही दलों की तरफ से, बीजेपी ओबीसी की राजनीति भी करती रही है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? इसमें आपने सही बताया कि दोनों तरफ से फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप मराठाओं को रिजर्वेशन देते हैं और ओबीसी कोटा के अंदर देते हैं तो आपका ओबीसी की तरफ से आपको नुकसान होगा। अगर आप मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं दे पाती, जो कि अभी साथी ने कहा कि लीगली पॉसिबल नहीं है, तो आपको मराठाओं से नुकसान होगा। अब आप भले कितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी मराठा नेता आप जुटाने की कोशिश करे और अपने कोएलिशन में उनको साथ में लेने की कोशिश करे, उससे बात नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को लग ये रहा था कि वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे मराठा बड़े दिग्गज नेताओं को अपने साथ ले लेंगे तो सारे मराठा उनके साथ आ जाएंगे। हुआ एकदम उल्टा है, जो हो रहा है वो एकदम उल्टा है। जो आम मराठा नागरिक है, आम मराठा जनता जो है वो उनके खिलाफ चली गई है। तो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस आपके अगर गलत हो सकते हैं, वो इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि आपकी सोच गलत है। मतलब ये जो सरकार चल रही थी उसको आपने गिराया और आपने एक मराठा को आपको मुख्यमंत्री बनाना था, आपने उसको बना दिया, फिर आपने दूसरे एक मराठा हेवी वेट को अपने साथ ले लिया। फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप दोनों तरफ से गए। तो अभी कुल मिलाकर ये क्या कहते हैं उसको, क्लेवर बाय हाफ जो स्ट्रेटेजी है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो रही है। लेकिन अगर कहीं ये मराठा वर्सेस ओबीसी का रूप धारण कर लेती है तो अक्रॉस द कंट्री, देश भर में ओबीसी का जो एक सपोर्ट बीजेपी को मिला है वो सपोर्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो सकता है। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र में ओबीसी एजिटेटेड हो जाते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को अक्रॉस द कंट्री लोकसभा इलेक्शन में हो सकता है, क्योंकि ओबीसी जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे अगर मराठा रिजर्वेशन की वजह से उनकी स्थिति खराब होती है तो। लेकिन जब ये पॉसिबल ही नहीं है, मराठा रिजर्वेशन देना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल होता तो ये कब का दे देते, पॉसिबल ही नहीं है, तो ओबीसी का जो इंटरेस्ट है और ओबीसी का जो कोटा है वो हार्म होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो
कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बहुत ही एक स्थिति बन गई है। क्या करे उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अभी हमें भी देखना होगा कि कहां तक ये मामला आगे जाता है और इसका अंत क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। एक अनचार्टेड टेरिटरी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे क्षेत्र में ये पहुंच गया है जहां किसी को किसी बात का अंदाज नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है और क्या किया जाए। दोनों बातों का अंदाज न बीजेपी को आ रहा है न शिवसेना को आ रहा है। अपोजिशन वाले उसका जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी अपोजिशन हो वो फायदा उठाने की कोशिश उन्होंने की होती, वो वैसा आज का जो अपोजिशन वो कर रहे हैं। अगर बीजेपी अपोजिशन में होती तो बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते। तो कुल मिलाकर अभी सत्ता में जो बैठे हैं लोग, उनके लिए बहुत ही पेचीदा स्थिति बन गई है और उसमें से कैसे बाहर उभरे, उसमें से कैसे बाहर आए और इस प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करे और पॉलिटिकली एडवांटेजियस पोजीशन में फिर से कैसे चले। ऑलरेडी बीजेपी की हालत जो है महाराष्ट्र में बहुत बुरी है, इलेक्टोरली बहुत बुरी स्थिति में बीजेपी है और ये जो एजिटेशन है ये उनको और एक बुरी स्थिति में ले जाएगा। इस तरह के आसार अभी पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और एक नेशनल पर्सपेक्टिव में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह के एजिटेशंस बीजेपी सरकार आने के बाद केंद्र में हमने देखे हैं, मतलब हमने किसानों का एजिटेशन देखा है, फिर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि रिटायर्ड जो पेंशनर्स है वो इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा कर सकते हैं। जो दिल्ली में हमने जो एक जमावड़ा देखा पेंशनर्स का, मतलब रिटायर्ड लोगों का इतना बड़ा एजिटेशन भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। वो मोदी सरकार के खिलाफ हुआ और अभी ये मराठाओं का एजिटेशन है। तो ये उस पर्सपेक्टिव में, नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इस तरह का चित्र दिख रहा है। मौजूदा सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ अभय कुमार दानगे भी जुड़े हुए हैं और विवेक देशपांडे भी। अभय सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, जब बात जातिगत जनगणना की आती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लगभग एक पिछला सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट में देख रही थी कि 30% जो है वो मराठा है महाराष्ट्र में। अगर मेरी ये जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है तो आप कृपया इसे सही करें। और इसको समझते हुए, इसको देखते हुए महाराष्ट्र में अगर जातिगत जनगणना की बात उठाई जाए विपक्षी गठबंधन की तरफ से, तो आप क्या देखते हैं कि ये समस्या का समाधान हो सकता है? इसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी मराठा कम्युनिटी में? जी देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो है सरपंच, जेडपी मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, आमदार, खासदार, मंत्रीगण या मुख्यमंत्री, ये अगर नीचे से लेकर ऊपर तक अगर हम लोग सोचेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम लोग मराठा लोग हैं। सत्ता में बैठने वाले मैक्सिमम जो लोग हैं वो मराठा लोग हैं। फिर वो अगर उनके अगर आरक्षण नहीं दे सके तो इसके अंदर गलती तो किसी पक्ष की नहीं है। और सबसे मेन बात देखिए, जब शरद पवार जी जो है, शरद पवार जी पिछले 50 साल से अधिक वर्ष तक दिल्ली में वो नेतृत्व करते हैं, वो लोकसभा में संसद का नेतृत्व करते हैं पिछले 50 से अधिक वर्ष से। फिर उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण का काम क्यों नहीं किया? जितने भी मैक्सिमम मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, वो मराठा समाज से बिलोंग करते हैं। फिर उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण क्यों नहीं लाया? ठीक है, अभी का छोड़ दीजिए, अभी पिछले 1 साल पहले जब खुद शरद पवार जी के हाथ में पूरी महाराष्ट्र की कमान थी, उस वक्त उन्होंने मराठा समाज का आरक्षण क्यों नहीं दिलाया? उसके पहले जो भी मुख्यमंत्री थे वो भी मराठा समाज से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी फिर मराठा समाज के लिए आरक्षण का काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब वो लोग भी जानते हैं कि लीगली ये चीज जो है वो इम्पॉसिबल है, थोड़ी मुश्किल है, जो कि वो नहीं कर सकते। तो फिर ये आरक्षण का मुद्दा जो है बार बार, जो देखो ग्रामीण भाग में, मुझे एक बात ये बतानी चाहिए मुझे कि जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया के लोगों को जो लॉ का जो नॉलेज है उतना परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। खाली उनको ये दिखता है कि चलो अगर हम समझो रास्ते पे उतर जाएंगे तो हमको आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। आरक्षण मिलने के लिए उसका जो वे आउट है वो तुमको सिर्फ वोट से ही निकालना पड़ेगा, वो तुमको लोकसभा के सभागृह से निकालना पड़ेगा, वो आपको मेजॉरिटी से निकालना पड़ेगा। उसका जो वे आउट है वो रास्ते में उतर कर नहीं निकलेगा, उसका वे आउट आपको लीगल वे से ही निकालना पड़ेगा। जी,
लेकिन कहीं ना कहीं क्या नेतृत्व जो है इन सब जो जटिलताएं हैं इनको अपने जो समर्थक हैं या फिर आंदोलन में शामिल हैं, क्या उनको समझा पाने में नाकाम रहा है कि पेशेंस की बात हो रही है, धैर्य रखने की बात हो रही है, एक्सट्रीम स्टेप ना लेने की बात हो रही है, आत्महत्या ना करने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी जो है हमने देखा कि कई जानें जो है जा चुकी हैं और कोशिश अभी भी जो है इस तरह की सामने आई है। विवेक सर, मैं समझना चाहूँगी कि जब जातिगत जनगणना, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं सामने आ पा रहा है, जातिगत जनगणना महाराष्ट्र में समस्या का समाधान हो सकता है जिसे मराठा समुदाय जो है वो भी स्वीकार कर ले? नहीं, जनगणना से क्या होगा? वो तो कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन चाहिए। जनगणना तो जो भी जनगणना वाला इश्यू चल रहा है वो ओबीसी के लिए चल रहा है। देश भर में जनगणना, जाति निहाय जनगणना की जो बात चल रही है वो ओबीसी इंटरेस्ट के मद्देनजर हो रही है। उसमें कहीं मराठा या प्रकास्ट वाली बात नहीं है। तो जातिगत जनगणना जो है वो ओबीसी की डिमांड है और वो ओबीसी के पक्ष में जाने वाला मामला है। ये मालूम होने की वजह से अगर देखिए ऐसा बीजेपी को, अगर बीजेपी का सपोर्ट बेस इतने बड़े तादाद में अगर ओबीसी से आता है तो उन्होंने ओबीसी का, उन्होंने जाति निहाय जनगणना करनी चाहिए। कि अभय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं अगर बीजेपी जाती है इसके साथ की राज्य में कराया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जाएगी नहीं बीजेपी, क्योंकि फिर जो लोकसभा के चुनाव है उस पर भी जो है सवाल उठाएंगे कि आप इसका विरोध क्यों करते रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये जब हिस्सेदारी की बात आती है और आबादी की बात आती है तो मराठा समुदाय के पास ये आंकड़े रहेंगे कि आपकी कितनी आबादी है, उसी हिसाब से जो है आपको आरक्षण मिलेगा? क्या ये कोशिश की जा सकती है, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? जी, इसके अंदर जैसा आप कह रहे हो कि इलेक्शन के ऊपर इसका अच्छा खासा असर दिखाई देगा और इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को खास करके नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो रूरल एरिया है, जो मराठवाड़ा का जो इलाका है, उसके अंदर बीजेपी के प्रति जो है वो लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको देखो आरक्षण चाहिए, फिर वो किसी भी तरह से हो लेकिन उनको आरक्षण चाहिए। तो वो आरक्षण का जो मार्ग है वो नेता लोग निकाले, ऐसा उनकी डिमांड है। और उस वजह से ही वो लोग जो है नेताओं के घर पे हल्ला करना, पथराव करना या घर जलाना, ऐसा जो है वो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और अगर समझो इसके अंदर से वे आउट अगर नहीं निकलता है तो फिर इसका जो आंदोलन है वो अधिक तीव्र हो जाएगा और जिसका असर आने वाले लोकसभा इलेक्शन के ऊपर दिखाई देगा। जी, एक बात मैं ये भी समझना चाहूंगी कि जब प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है और अजीत पवार है, शिंदे जो है एकनाथ शिंदे हैं, ये दोनों एक बड़े चेहरे हैं मराठा समुदाय के, इनके प्रति आप क्या भाव पा रहे हैं कि जो गुस्सा है बहुत ज्यादा है? अगर शरद पवार को भी इस तस्वीर से हटा दिया जाए, सिर्फ राज्य सरकार की बात की जाए? देखिए, राज्य सरकार के प्रति भी उतना ही गुस्सा है जितना शरद पवार जी के प्रति है, या फिर लोकल पॉलिटिक्स जो है उनके प्रति जो गुस्सा है। मराठा समाज जो है वो अभी फिलहाल चेहरा देखकर वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनकी जो डिमांड है वो सिर्फ उनको आरक्षण चाहिए, वो किसी भी हालत में उनको ओबीसी आरक्षण चाहिए, उस हिसाब से वो लोग देख रहे हैं। और जो आंदोलन है, ये आंदोलन जब अभी रास्ते पर आ गया है, अभी जो नेताओं के घर के ऊपर ये आंदोलन आ गया है, तो इसके अंदर सत्ता या विरोधी पक्ष ऐसा वो लोग नहीं देखेंगे और ये आंदोलन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो उनकी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, आज वो आंदोलन मराठवाड़ा में है, कल वो पश्चिम महाराष्ट्र में जाएगा, कल वो मुंबई में जाएगा, मुंबई से लेकर हो सकता है वो दिल्ली तक भी आएगा, लेकिन आंदोलन जो है ये बढ़ता जाएगा। जी, ऐसे में नेताओं को ये भी एक मैंने कहीं देख पढ़ रही थी कि नेताओं को भी ये हिदायत दी गई है कि आप अपने अपने जो है निर्वाचन क्षेत्रों में ना जाए, मुंबई में ही रहे। इस तरह की खबरों में कितनी सत्यता है अभय कुमार जी? जी, ये बहुत सही जानकारी है, क्योंकि सभी लीडर लोगों को बोला गया है कि वो अपना मतदार संघ ना छोड़े, घर के बाहर ना निकले। देखो, अगर कहीं पर भी उनकी गाड़ी भी अगर दिखाई देती है तो नेता लोगों के गाड़ी के ऊपर पथराव हो रहा है, उनकी गाड़ियां जलाई जा रही है। नांदेड़ से जो सांसद है, बीजेपी के सांसद है, वो नजदीकी गए थे 20-25 किलोमीटर, वहां पर 2 दिन पहले उनके गाड़ी के ऊपर भी पथराव हुआ, उनके गाड़ी के भी कांच फोड़े गए। इसका मतलब जो है सत्ताधारी अपोजिशन वाले जो कोई भी हो, उनको ऐसा ऐलान किया गया है कि वो अपनी अपनी जगह पे ही रहे, वो बाहर ना निकले। जी,
अभय कुमार जी, क्या लगता है जो पेशेंस की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, ये समय क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि उनके पास आपको लगता है कि समाधान नहीं, इसलिए समय की मांग हो रही है कि आप जो हिंसा का रास्ता मत अपनाइए और हमें जो है हम आपको पूर्ण आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिए। देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, ये तीनों लोग भी आज सत्ता में हैं और इनको मालूम है 2014 से लेकर 2023 तक अभी तक 3 नेशनल लेवल की कमेटी और 3 महाराष्ट्र स्टेट लेवल की कमेटी, इन्होंने जो आरक्षण के बारे में जो स्टडी की है या उनका जो रिपोर्ट उन्होंने जो सौंपा है, उस हिसाब से आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है, ये उन लोगों को भी पता है। और अगर मराठा समाज को अगर एक प्योरली आरक्षण अगर देना है तो उसको वे आउट निकालने के लिए उसको टाइम लगेगा और उसकी वजह से ही वो लोग टाइम मांग रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ ओबीसी को नाराज भी नहीं करना चाहते। हाँ जी, बिल्कुल बराबर है ये भी बात, क्योंकि देखो अभी ऑलरेडी जिनको आरक्षण दिया हुआ है उनका आरक्षण तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो एंटाइटलमेंट जो है एक बार अगर दिया जाता है तो वो निकालना बहुत मुश्किल है और लीगली वो पॉसिबल भी नहीं है जी। और कहीं ना कहीं जो संबंधित समुदाय है उसमें बहुत गहरा आक्रोश जो है वो पैदा होने की जो खतरा है, और खासकर चुनावी वर्ष में तो ये खतरा कोई भी दल नहीं मोड़ लेना चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अभय कुमार जी, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और विवेक देशपांडे जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध है कि आपको मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई कोई भी बात है, कोई ओपिनियन है, कोई सुझाव रखना चाहते हैं तो आप info@justbroadcasting.com पर हमें ईमेल भेज सकते हैं, और neha@justbroadcast.com पर मुझे आपके फीडबैक का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। दोबारा होगी आपसे मुलाकात, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।